पूछेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से। 25 मई कल इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, लेकिन आज जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर में कल रात गए, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद की शहादत हो गई। उसके बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च खूनी मार्च हो गया है या अभी भी ये मार्च पुरअमन रहा जाएगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया था आज बाकायदा कैबिनेट के इजलास के बाद उन्होंने फैसला अपना सुना दिया कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को बिल्कुल मुनक्किद नहीं होने दिया जाएगा और इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत में रोका जाएगा। यही वजह है कि इस्लामाबाद के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद को बिल्कुल सील, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर कहीं से कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। पंजाब के बॉर्डर को, खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लाहौर के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो मुकम्मल सील कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में रहनुमाओं के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, ना सिर्फ रहनुमाओं के बल्कि कारकुनान को। और अपेरेंटली नहीं, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत इस वक्त बहुत तगड़ी हुई है और डेफिनेटली हुकूमत को कोई बहुत बड़ी सपोर्ट या बहुत बड़ी आशीर्वाद हासिल है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस तरह के क्रैकडाउन पे ना सिर्फ आमादा हुई है बल्कि इस तरह का क्रैकडाउन कर भी रही है। नून लीग का मौकिफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है ये फितना फसाद मार्च है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम ये हकीकी आज़ादी का मार्च लेकर निकल रहे हैं। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने आज एक बार फिर पेशावर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि चाहे जो भी हो जाए, हुकूमत जिस तरह से भी रोक ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने काफिले लेके इस्लामाबाद लाजमन पहुंचेंगे और मार्च लाजमन करेंगे। अब इस वक्त मुल्क जो है वो इंतहाई शदीद किस्म की गैर यकीनी और इंतशारी कैफियत का शिकार है। कुछ पता नहीं कि आज रात क्या होगा, कल के दिन क्या होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके दरमियान कोई तसादुम होगा, क्योंकि जिस तरह से कंटेनर्स लगा के रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं और खुदा न खास्ता अगर ये तसादुम हो जाता है तो फिर इसका नुकसान किसे होगा, इसका फायदा कौन उठा सकता है? क्या मुल्क एक मजीद इंतशारी कैफियत का मुतहम्मिल हो सकता है? ये सवाल करेंगे। और इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, नून लीग या पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, मखलूत हुकूमत जिम्मेदार है? इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जिस तरह की हीटेड सिचुएशन हो चुकी है, जिस तरह की गर्मा गर्मी पैदा हो चुकी है, इसमें हुकूमत का किरदार क्या होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार? पहला कदम पीछे की तरफ कौन लेगा? हुकूमत लेगी या इमरान खान को लेना चाहिए? क्या अभी भी कोई मिडिल ग्राउंड बरकरार है? क्या अभी भी बातचीत से मामलात हल हो सकते हैं? इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून हुकूमत से मौजूद है, नुमाइंदगी कर रहे हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर हैं राना मकबूल साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब और थोड़ी ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टेलीफोन लाइन पे हसन मुर्तजा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। राना मकबूल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जिस तरह से आप लोगों ने रोका है, फिर हमने देखा है कि लाहौर में पुलिस कांस्टेबल एक शहीद हो चुके हैं, इस वक्त हालात बहुत खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत बड़े इंतशार की तरफ जा सकते हैं, तो आप लोगों को क्या जरूरत है? आप आने दें इस्लामाबाद में इमरान खान के मार्च को। अगर वो कोई इस किस्म की हरकत करते हैं, कोई मार्च खूनी होता है, तो फिर आप एक्टिविटी करें ना, फिर आप कार्रवाई करें। देखिए जी, उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था ये खूनी मार्च होगा और वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्चुअली एक बंदा जो एक हेलुसिनेशन का शिकार हो जाए, ना वो सेल्फ एनालिसिस करे, ना कोई इंट्रोस्पेक्शन करे, कभी कुछ बात कह दे, कभी कुछ बात कह दे, मैं समझता हूँ कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी मसला है। मैं अपनी ईमानदारी से जो महसूस करता हूँ, और इस वजह से कोई कॉज जो निकाली है कि खुददारी है और खुद ही है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट सी बातें करने वाली बात है। ये कोई, मैं नहीं समझता कोई मिशन है। सिर्फ हुआ ये है
کہ چونکہ گورننس وہ کر نہیں سکے اور صرف پرسیکیوشن اپنے مخالفوں کو جھوٹے کیسز میں آپ کے سامنے ہی ہے. کل آپ نے معید پیرزادہ والا بھی سارا انٹرویو سن رہا ہوگا, اے وائس آف ریپینٹنس ناؤ. ہاں جی, تو اس طرح سارے کے سارے جو کیسز ہیں وہ ایسے ہی بنائیں اور پھر اس کے اوپر ہی ٹرائی ٹو تھرائیو از سکسیس وچ ہی کوڈ ناٹ. اب ڈسینٹ اتنا زیادہ ہو گیا ڈیو ٹو ایٹیچیوڈ, کیونکہ لوگ شاید جو دوری برداشت کر سکتے ہیں لیکن ایروگینس اور بےزتی برداشت نہیں کر سکتے. اچھا, بیفور وی پروسیڈ فردر آن دس ڈبیٹ, یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں سیاسی بیانیے کی حد تک, لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے, نون لیگ جلسہ جلوس کر رہی تھی, عمران خان نے تو کسی کو نہیں روکا تھا, نہ کسی کے اوپر اس طرح پابندیاں لگائی تھی احتجاج کرنے پہ. پیپلز پارٹی نے سندھ سے لے کے لانگ مارچ کیا, عمران خان نے نہیں روکا, باوجود اس کے کہ بالکل حکومت کے ان کے آخری دن تھے. مولانا فضل الرحمان نے مارچ کیا, سندھ سے لے کے اسلام آباد پہنچے, عمران خان نے نہیں روکا. تو عمران خان تو نہیں روک رہے تھے نا, آپ لوگ کیوں روک رہے ہیں عمران خان کا مارچ؟ دیکھیں جی, جو وائبز آ رہی ہیں, جو انفارمیشن ہے, جو ان کا کنڈکٹ ہے, جتنا اس میں ایگریشن ہے, جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جس میں ایکسپرٹس بھی ہیں اور گورنمنٹ آفیشلز بھی ہیں, ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی واقعہ کریں گے اور کوئی نہ کوئی سچویشن پیدا کریں گے, کوئی بڑا ڈس آرڈر پیدا کریں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ جلوس نکالنے سے, جلسہ کرنے سے گورنمنٹ اوپل نہیں ہوتی ہے. پہلے بھی آپ کو دیکھا ہے انہوں نے 126 دن بیٹھے رہے, تو اس لیے جو اندازہ تھا ان کا اور اسسمنٹ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ آرام سے بیٹھیں گے. میں نے تو پہلے بھی گفتگو جو آپ سے ہو رہی تھی, اس کا حل تو ایک ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے, پولیٹیکل ہیڈز کو بھی اور باقی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے جج بھی ہونے چاہیے, چیف جسٹس صاحب, کیونکہ وہ بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں نا. کل سپریم کورٹ سن رہی ہے یہ آپس لانگ میں مارچ کو روکے جانے کے حوالے سے, آپس میں یہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک لائن آف ایکشن طے کر تو لیں. یہ آج کیوں, یہ آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں, یہ تو بہت دیکھو آج کیوں خیال آ رہا ہے وہ تو اسمبلی میں 4 سال چلتی رہی ہے. تو اسمبلی سے باہر بھی تو آپ لوگ انگیج کر سکتے ہیں. اس وقت He was not prepared to talk to anybody. نا, یہ دیکھو نا, ایک ایکسینٹریسٹی کی پوزیشن ہے, اس لیے had he been some flexible person, there wouldn't have been so much problems. Let me go to عامر زیاد صاحب. عامر زیاد صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب کے ان ساری باتوں سے, اور محض اسیسمنٹ کی بنیاد پہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روک دینا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے ریڈز کا آغاز کیا جس کی وجہ سے باقی سارے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے, سیلف ڈیفنس میں گولی لگی, کانسٹیبل کمال شہید ہو گئے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو حکومت کی اسیسمنٹ تھی کہ یہ ہو سکتا ہے, اس لیے پریمپٹیو میجرز کیے, اور یہ سارے کا سارے اس وقت ملک میں ہمیں انتشار کی فضا کریٹ ہوتے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ حکومت کا بیانیہ ہے کہ جو ابھی بڑے اچھی طرح سے رانا مقبول صاحب نے پیش کیا ہمارے سامنے. ایک دوسرا جو اسسمنٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو سخت اقدامات ہیں اور جو پکڑ دھکڑ ہے اور یہ چھاپے ہیں, یہ حکومت کی جو ہے گھبراہٹ کی, پریشانی کی اور جو پینک ہے اس کی غمازی کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک وزن بھی ہے اس بات میں, کیونکہ اگر صرف مطلب ہے کہ ایک احتجاج ہے, لانگ مارچ ہے, دھرنا عمران خان نے 2014 میں بھی دیا تھا, تو ایسی کوئی انہونی چیز نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز انہونی ہے غریدہ صاحبہ, آپ کی نظر میں بھی ہوگی, آپ اتنے عرصے سے اس کو پالیٹکس کو کور کریں گے, کہ ہمارے ملک میں اس کی معمول کی سیاسی کشیدگی نہیں ہے. اس بار بہت کچھ بدلا ہوا ہے. اس بار جو ہے وہ کہتے ہیں نا کیپٹیو کراؤڈ نہیں آ رہا, جیسے پیپلز پارٹی کے کیپٹیو کراؤڈ ہے, نون لیگ کا ہے یا پی ٹی آئی کا کیپٹیو کراؤڈ ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ ملوث ہو رہے ہیں, وہ انوالو ہو رہے ہیں, اور لوگوں میں بہت زیادہ شدید غصہ اور اضطراب ہے. اور غصہ اور اضطراب اس لیے نہیں کہ وہ صرف عمران خان صاحب کی محبت میں ہے, بلکہ جس طرح سے تبدیلی لائی گئی اور جن لوگوں کو حکومت میں لایا گیا ان کے بعد, اور جن کے بارے میں عرصے سے بیانیہ اس ریاست میں چل رہا تھا کہ جی ان پہ بدعنوانی کے مقدمات ہیں اور جی ڈائنسٹک پالیٹکس کے خلاف بات ہوتی تھی, وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا کہ ایک رات میں بدل گئی. کہ والد محترم اگر وزیر اعظم بنے تو بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا, کرپشن کے کیسز ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جن کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا, مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے تھا, آج وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. تو اس چیزوں پہ ایک عام پاکستانی جو ہے بڑا پریشان ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے. تیسرا جو ایک نقطہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ جب سیاسی قوتیں لڑتی تھی تو ہمارے اداروں کی ایک نیوٹریلٹی اور ساکھ جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی. اس بار میں دیکھ رہا ہوں کہ ادارے خود متنازع بن رہے ہیں, جو کہ ماضی میں اس طرح سے مجھے یاد نہیں پڑتا. 30 سال میں نے صحافت ہو گئے, اس سے پہلے میں نے تاریخ کو تھوڑا سا پڑھا ہے, تو ایسی صورتحال کبھی نہیں ہوئی تھی.
اور جس کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کو، کہ جو سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم آخری وقت تک انتظار کرتے کہ جی جلوس لے کے نکلیں اور حکومت جو ہے دھمکیاں دے، اس سچویشن کو ہفتہ 10 دن پہلے ڈیفیوز ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ جس ابھی ہماری جو حالت ہے ملک کی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، معیشت کی صورتحال ہے، سیاسی غیر یقینی ہے، تو ایک عام پاکستانی کی خواہش ہے کہ اس معاملے کو آپ ڈیفیوز کرتے ہو۔ ڈیفیوز کیسے کر سکتے تھے؟ بہت آسان تھا کہ اگر آپ ایک اچھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کر آ جاتے، آپ اس کے بعد جب بھی انتخابات کا اعلان کرتے اس میں عمران بھی پیسیفائی ہو جاتے، اس میں پی ڈی ایم کے لوگ بھی پیسیفائی ہو جاتے، انہوں نے بھی اپنا ہدف حاصل کیا کہ عمران خان نہیں ہے، اور ہم قوم جو ہے اگلے الیکشن کی طرف بڑھتی۔ اب آپ ایک ٹوٹی پھوٹی اسمبلی کے ذریعے جس کی پوری تعداد نہیں ہے، آج پنجاب میں ڈسٹورشن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو 7 سال بھر مزید چلائیں گے، تو یہ تو مطلب ہے یہ لوگ انتشار پیدا کرنے والی خود بات ہے، یہ ڈی این اے میں آپ نے خرابی پیدا کر دی ہے۔ تو ابھی میرے خیال میں اصل حل یہی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے، الیکشن کرائے جائیں، الیکشن نہ بھی کرائے تو کم از کم ایک غیر جانبدار حکومت جو ہے وہ سامنے آئے، اور جو متنازع لوگ ہیں ان کو آپ سرفیس سے ہٹا دیں۔ جی ٹھیک ہے، اس پر مزید الیبوریشن کے لیے، اور یہ تو ایک لانگ ٹرم پلان ہے، اس پہ پتہ نہیں کب عمل ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، یہ تو اس چیز کی بات ہے کہ پہلا پچھلا قدم کون اٹھائے گا۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی عامر زیاد صاحب کہ اس وقت امیڈیٹلی کل آج رات کیا ہو سکتا ہے، کل کے سارے دن کیا ہوگا، شہریوں کی جان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پر عامر زیاد صاحب بعد میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ طاہر عالم صاحب، آپ سابق آئی جی رہے ہیں، آپ کی گہری نظر ہے کہ اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کس طرح کیا جانا چاہیے۔ جو لاہور میں ہوا ہے، جو کانسٹیبل کمال کی شہادت ہوئی ہے، وہ سیلف ڈیفینس میں ہے یا وہ ایک ایگزیجریٹڈ ری ایکشن تھا جن کے گھر پہ کیا ریڈ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس طرح ریڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کانسٹیبل کو تو جو حکم دیا گیا وہ اپنے کسی سینئر کے ساتھ وہاں گیا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ جن کے گھر ریڈ کیا انہیں بھی بخوبی پتا تھا کہ ریڈ جو ہے وہ صرف ایک سیاسی بندے کی گرفتاری کے لیے کیا جا رہا ہے، اور کسی بھی صورت پہ انہیں اس پر فائر نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تو کانسٹیبل نے فائر کیا ہوتا پھر فائر کیا جاتا، تو سیلف ڈیفینس میں تو بالکل یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ عموماً جو حکومتوں کی پالیسی رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی جب بھی کوئی احتجاجی تحریک ہوتی ہے تو ہم چونکہ ساتھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے، اتنا ڈرایا جائے کہ اول تو وہ نکلے نہ، اور پھر پتہ ہوتا نکلنا تو ہے ہی، جلوس تو ضرور ہوگا یا جو بھی لانگ مارچ ہوگا، تو کم سے کم لوگ نکلیں، لوگ ڈر جائیں۔ حالانکہ انہیں پتہ ریڈ کرنے والوں کو بھی کہ جن لوگوں پر ریڈ کیے جا رہے ہیں، جب پہلا ریڈ ہی ہوا ہوگا اسی وقت انہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ اب یہ ریڈ تو یعنی کہ یہ سیلف ڈیفینس میں نہیں تھا؟ ہاں، اس واقعے کی حد تک تو میں کہتا ہوں کہ سیلف ڈیفینس نہیں ہے۔ البتہ ہم جو گھروں کی تلاشی یا ریڈ کو ہم کنڈیم کر سکتے ہیں کہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ پتہ بھی ہے کہ لوگ اکثر اپنے گھروں میں نہیں ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے۔ اور بغیر وارنٹ ریڈ کا بھی تو پرابلم ہے نا؟ میرا خیال وارنٹ کا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا ہوگا، جو ہمارا سیکشن ہے 3 MPO پبلک آرڈر 3 کا سیکشن 3 MPO، اس کے تحت ڈیٹینشن آرڈر ہوم سیکرٹری جاری کرتا ہے، پہلے جو ڈی سی جاری کرتا تھا۔ جن لوگوں سے بریچ آف پیس ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ جا کے کوئی فساد پیدا کریں گے تو ان کے لیے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے پاس ان کے ڈیٹینشن آرڈر ہوں گے، اور بہت سے دوسرے لیڈروں کے بھی ڈیٹینشن آرڈر ہوں گے، تو اس کے لیے وہ گئے ہوں گے۔ بہرحال اس کیس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کرایہ داری ایکٹ کے سلسلے میں چیکنگ کے لیے گئے تھے، تو کرایہ داری ایکٹ جو پنجاب میں نافذ ہے اس میں چیکنگ کے لیے انہیں، میں لیگلی بات کر رہا ہوں، گھر کے اندر داخل ہونا یا دوسرا زبردستی کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ دوسرا ٹول کیا رہ جاتا ہے؟ دوسرا ٹول ہے 144 کے تحت نافذ کر دی، وہ نافذ کر دی انہوں نے، آپ لوگوں کے اکٹھے ہونے سے منع کر دیا۔ کیا محض اس پرسپشن پہ، اس اسیسمنٹ پہ جو رانا مقبول صاحب نے کہا، باوجود اس کے وہ پروفیشنل، اور آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کے ماتحت کام کیا، بٹ دس از ٹوٹلی پروفیشنل ریلیٹڈ ٹو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو آپریشنل میکانزم ہے، کیا صرف اسیسمنٹ کی بنیاد پہ اس طرح سے ریڈ کیا جا سکتا ہے کہ جی اس شخص کے بارے میں ہمارے خطرہ ہے یا ہمیں اسیسمنٹ ہے کہ یہ کوئی نقص امن کا باعث بن سکتا ہے، تو کیا اس قسم کی ماس اسکیل کی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے؟
उनके मुतालिक फिर जो एजेंसीज हैं हाँ उनसे रिपोर्ट ली जाती है। अगर फेडरल एजेंसी भी अपनी हो तो उससे भी रिपोर्ट ले ली जाती है, वरना प्रोविंशियल एजेंसी की स्पेशल ब्रांच वगैरह से रिपोर्ट ले ली जाती है। किसने फला मौके पे ये किया था, उसका साहब का रिकॉर्ड निकाला जाता है। अगर उसके खिलाफ पहले मुकदमे वगैरह हो उसे साथ लगाया जाता है। रोजनामचे में जो पुलिस का रोजनामचा होता है रजिस्टर, उसमें उसके मुतालिक रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। इस तरह हर एक का एक अलग-अलग केस बना के पुटअप किया जाता है, जो सीनियर अफसरों से होता हुआ डीसी और फिर होम सेक्रेटरी के पास जाता है, जहां से डिटेंशन आर्डर उनके जारी होते हैं। बेशक वो डिटेंशन आर्डर जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर के तहत जारी होते हैं, वो बाद में आला अदलिया खत्म भी कर देती है। मैंने देखा है कि अब ये वो वक्त नहीं रहा कि आर्डर जारी हो गया तो एक बंदा 1 महीने के लिए वो डिटेन हो जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल मौजूदा हुकूमत ने भी गिरफ्तारियों का फैसला जो किया है वो आखिरी 1-2 दिन रहते थे तो तब किया है, ताकि लोग जो हैं वो रिलीफ ना ले सकें हाई कोर्ट से या दूसरी बातों से। ठीक, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट का जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तहत तरीकाकार है जो अडॉप्ट किया है, ये कितना लीगल है, कितना मुनासिब है, इस पे ताहिर आलम साहब आपसे आगे चल के मैं राय लूंगी। अमजद अली खान नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सरकर्दा रहनुमा है, MNA है, इस्तीफा दे चुके हैं, हमें ज्वाइन किया है। अमजद अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? थैंक यू रिदा जी। एक तो ये बताएं कि ये जिस तरह से गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, और गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि जी हम कल किसी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे, बावजूद इसके कि आप लोगों ने अपने दौर में पीपल्स पार्टी का मार्च भी होने दिया, मौलाना का मार्च भी होने दिया, नून लीग के एहतजाज भी होने दिए। अब आप लोग किस तरह से जिम्मेदारी लेंगे कि तसादुम ना हो, क्योंकि आज रात क्या होगा, कल सवेरे क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता, सब डर में हैं, खौफ में हैं, खासतौर पे कांस्टेबल कमाल की शहादत के बाद। हकीकी आजादी मैं समझता हूँ स्टार्ट होने से पहले ही कामयाब हो चुकी है, क्योंकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जो है ना वो कहाँ पे टांग गई है। और आप देखें कि जिस बुरी तरह सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, पुलिस गुल्लू भट्टों का किरदार अदा कर रही है आज पूरे पंजाब के अंदर, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को हरास किया जा रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि वो अदारा एहसन बून साहब तो सपोर्ट कर रहा था, आज से कुछ दिन पहले इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को वो भी कहने पे मजबूर हो गया कि जी लोगों को हरास नहीं किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज गवर्नमेंट जो है वो अपना, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है वो अपना मुकदमा हार गई है। आज हम जो हमारी अचीवमेंट थी वो वक्त से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव कर गए हैं। और जब कल जो हमारा आजादी मार्च स्टार्ट होगा, देखिए कभी भी रूहों पे कब्जा नहीं हो सकता। जिस्मों पे बेशक आप कुछ दिनों के लिए पैरे जरूर बिठा सकते हैं, लेकिन तारीख बताती है कि जितना दबाया जाएगा वो उतनी ताकत से बाहर आएगा। आप बिल्कुल कल आप देखेंगे कि कितनी, बहुत सारे मेरे मुशाहिदे में कि पूरे पंजाब से कितनी बड़ी तादाद जो ऑलरेडी इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर लोग जो है वो जा चुकी है। आप और फिर हमने कुछ टाइम का तयन नहीं किया कि कल हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो हम एक दिन स्टे करेंगे और फिर हमारा खत्म हो जाएगा। हमने कहा है कि हम उस वक्त तक वहां बैठेंगे जब तक हमें इलेक्शन डेट नहीं दी जाती, और उस वक्त से पहले। अच्छा अमजद साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पिंडी में आपके लोग मौजूद हैं, वही पहुंचेंगे श्रीनगर हाईवे, तो इमरान खान साहब तो पेशावर से आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद कैसे एंटर होंगे? मैंने कहा कि अभी मार्च से पहले भी हजारों लोग, लाखों लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, जो खान साहब के साथ आएंगे, जो रेस्ट ऑफ द पंजाब आएंगे, कल से काफिले चलेंगे, वो इनके बस की बात ही नहीं है। वो कैसे पहुंचेंगे? वो क्या, इस्लामाबाद तो सारा सील है अमजद अली खान साहब, इमरान खान कैसे पहुंचेंगे? इस्लामाबाद तो सारा बंद है। इंसानों ने वो चीजें रखी है ना, तो जो आ रहे हैं तो वो भी इंसान है, उनमें तो जनून है ना। तो यहाँ पे तो गुलाम है, तो गुलामी और आजादी में बड़ा फर्क है। फिर आजादी अपनी एक, तो कंटेनर्स फिर रास्तों में से हटाए जाएंगे, उड़ा के रख देंगे जी, हटाए नहीं गए, उड़ा के रख देंगे। उड़ा से मुराद है कि हम अपनी मशीनरी के साथ आएंगे, मशीनरी के और साथ उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन आगे लॉ एनफोर्समेंट के लोग भी तो खड़े होंगे, फिर उनके साथ खुदा न खास्ता कहीं अगर हमारा रास्ता एक कंटेनर रोक ले तो फिर हम तहरीक ही खत्म कर दें। कंटेनर कभी रोक सके हम? कंटेनर कभी भी तहरीक को नहीं रोक सकते। लेकिन अमजद जो खान साहब, जुनून हमारे साथ आ रहा है ना, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ आ रहे हैं, एक सॉफ्ट इनकलाब के साथ आ रहे हैं।
गवर्नमेंट अगर अपनी आंखें बंद करके कबूतर की तरफ बैठी है, याद रखना अगर किसी ने कानून, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई नॉर्मल हालात से एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से है और वो जिम्मेदार होंगे। और मैं समझता हूँ बड़े खौफनाक नतीजे होंगे इसके। ठीक, बड़े खौफनाक। जी अमजद साहब कहें, बात मुकम्मल करें, फिर मैं हसन साहब की तरफ जाऊँ। मैंने कहा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो बड़े खौफनाक हैं। जो हमें धमकियां दी जा रही है ना, राना सनाउल्लाह रोजाना वो गीदड़ धमकियां सुनाते हैं, ठीक, तो लोग तो राना सनाउल्लाह की मुंह से ही उखेड़ लेंगे। अच्छा ठीक है। हसन मुर्तजा साहब आप सुन रहे हैं, आप पंजाब के सीनियर वजीर भी हैं, हलफ आपने अभी उठाना है। आप लोगों ने लॉन्ग मार्च किया था, पीपल्स पार्टी ने, आप लोग सिंध से लेके चले थे, किसी जगह पर भी आप लोग पंजाब में से भी गुजरे, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, किसी जगह पे आपको रोका नहीं गया, कंटेनर नहीं लगाए गए, यहां तक कि आप इस्लामाबाद में डी चौक तक एंटर हो गए थे। अब आप लोगों की हुकूमत है, इमरान खान को क्यों रोक रहे हैं? आपके घरों पर तो पंजाब में किसी ने छापे नहीं मारते ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, ना ही कंटेनर्स रखे, तो आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं हसन साहब? देखिए गरीदा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को अगर आप तहरीके इंसाफ के साथ उसका मुवाजना कर रही हैं, तो थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान ने आज तक जलाओ गिराओ की बात नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिज़ार कायद कराची से लेकर इस्लामाबाद डी चौक तक अगर एक गमला भी तोड़ा हो तो आप उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारे पे है। यहां तो ये कहा जा रहा है, शेख रशीद साहब ने कई दफा कहा कि जला दो, गिरा दो, मार दो, उड़ा दो, तोड़ दो, और फिर खान साहब खुद भी इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात देते रहे कि आप बाहर से जो समुद्र पार पाकिस्तानी है वो पैसा बैंक के जरिए ना भेजे, हुंडी के जरिए भेजे, यूटिलिटी बिल्स जो है वो जला दिए कि बिल नहीं देना इस गासिब हुकूमत को, फिर थानों पर हमले करके अपने कारकुनों को छुड़ाना, फिर लाहौर के अंदर इस मार्च के आगाज में ही जो मार्च वो पेशावर से करने जा रहे हैं, लाहौर में उन्होंने सुबह पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया, फिर उस पे उनके इत्तेहादियों के बयानात आए कि वो शहीद नहीं है, वो डाकू था और डाकू मारा गया है। जब आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी नहीं मानेंगे, आप अदलिया को भी नहीं मानेंगे, आप फौज को भी नहीं मानेंगे, तो फिर किस तरह आप? लेकिन हसन साहब, अब कल सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रही है लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि जी आप लॉन्ग मार्च को नहीं रोकें, तो फिर तो आपको रास्ते क्लियर करने पड़ेंगे। देखें, वो पुरअमन तरीके से आए, एहतजाज करें, एहतजाज उनका हक है। पहले भी उन्होंने कोई 15-20 इजला के अंदर अपने जलसे किए हैं, उनको खुली छुट्टी दी रखी है, किसी ने उनको रोका नहीं है, उनकी जबान पे कोई पाबंदी नहीं है, वो गाली दें किसी को, किसी की पगड़ी उछालें, किसी को धमकी दें, किसी को बंदूक की नशिस्त दिखाएं, तो ये सारी चीजें तो हम सुन रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई पाकिस्तान की सलामती के लिए चैलेंज बने तो किस तरह उसको हुकूमत ये जिम्मेदारी सौंप दे कि आप जाओ, यहाँ शहरी हैं, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी है। ठीक, लेकिन मेरा सुप्रीम कोर्ट वाला सवाल अभी बाकी है। हसन साहब, आपकी इजाजत से माजरत इंटरप्ट करने के लिए छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। अमजद अली खान साहब और बाकी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद सवाल करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर राना मकबूल साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं अमजद साहब की बात पे या हसन मुर्तजा साहब की बात? जी, मैं जो आमिर साहब हैं उनके बारे में, उनकी जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, और नाजिर साहब की ये मैं इस फोरम पे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गलत एक्शन जो थे पहले, झूठे मुकदमे, और फिर सबसे ज़्यादा जो आग अभी लगी है, जो मुल्क के एक लीडर ने जो मरियम नवाज के बारे में पब्लिकली ये बात की है, जिस पर मैं कहा ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ये बात करने वाली है। आप भी खातून हैं, हज़ारों लोगों के सामने आप किसी की बेटी के बारे में ये बात कर दें तो उसका क्या रिएक्शन होगा?
कलेक्टिव भी होगा, इंडिविजुअल भी होगा। नाकाबिले बर्दाश्त बात हो जाती है हमारे माशरे में। ऐसी बातें करने वाले बंदे को अगर आप कहते हैं कि आप आजा भी आगे, तो कोई ना कोई तो वो मार का करेगा। आपको आपका माजी भी याद दिलाएंगे ना? नहीं, माजी की ये जस्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहा, वो गलत बात है, मैं उसकी कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हुई थी ऐसे। आई नो दैट। कभी मियां नवाज ने ऐसी बात नहीं की। These are the part of history. These are the part of नहीं, Pakistan history. हिस्ट्री में गलत बात नहीं, on record. नहीं, हिस्ट्री में गलत बात नहीं होती। आप कल मेरे साथ कर लें कि टेस्ट ले रिकॉर्ड साबित कर दें ना। आप कह रहे हैं कि नून लीग ने बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा के खिलाफ कभी कैंपेन नहीं चलाई? कभी ऐसी बात नहीं की, मियां शहबाज ने कभी ऐसी बात नहीं की। तो ऐसे का मैन्युफैक्चर करके चीजों को आगे ले आना ये मुनासिब रवैया नहीं है। फिर ऐसे ही होता है जैसे मुईद के साथ हुआ है। अब कितने सालों बाद वो रिपेंटेंस शो कर रहा है, आपके सामने आई होगी बात। अच्छा, अब जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आमिर साहब ने इलेक्शन की बात की। इलेक्शन होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 7 महीने सुप्रीम कोर्ट में पेश होके नहीं करवा सकते अभी इलेक्शन, हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है? इलेक्शन कमीशन इज द मेन रेगुलेटर ऑफ इलेक्शंस। तो कोई लॉ को भी तो कोई थोड़ा बहुत समझना चाहिए। अभी आपने देखा कि न्याजी साहब ने फरमाया कि रूहें और दिल और, लगता है ऐसे कि बाकी किसी पार्टी की रूह नहीं है। नून लीग भी बगैर रूह के और बाकी भी बगैर रूह के हैं, उनके भी जज्बे हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसका हल जो है, आपने पहले भी बात की है। आप धमकी दे रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूँ इसका हल जो है, वार्निंग दे रहे हैं क्या कि बाकियों के भी जज्बे हैं, बाकी पार्टीज की भी जज्बे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये धमकी भी नहीं है, वार्निंग भी नहीं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप, जैसे मैंने पहले आते ही आपसे बात की थी, एक फोरम पे इकट्ठे हो जाएं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है कि अब कल उन्होंने बुला लिया है, तो कल सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है, जो मैंने हसन साहब से भी सवाल किया था, फिर तो आपको रास्ते खोलने पड़ेंगे। बगैर सुने के कह देगी सुप्रीम, वो दूसरी पार्टी को भी तो सुनेगी ना, गवर्नमेंट को भी तो सुनेगी ना। वो कोई जजमेंट वो देख के देंगे, देखो ऐसे थोड़ा, हाउ कैन वी प्रिज्यूम। अगर वो देते हैं इजाजत तो उसकी कंडीशंस और टर्म्स वो तय करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिटर्न कोई गारंटी ले ली जाए सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, वो दैट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपकी क्या राय है? कोई ऐसी फुल प्रूफ किस्म के कंडीशंस होनी चाहिए जिससे आराम से पीसफुली सारा कुछ वो अपना एहतजाज भी कर लें। और आपकी इजाजत से एक सवाल कर लूं अमजद खान साहब से। अमजद खान साहब हैं लाइन भी हमारे साथ? जी अमजद खान साहब, कल सुप्रीम कोर्ट सुन तो रही है केस आपका, लेकिन जिस तरह सेंटर राना मकबूल कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिटर्न गारंटी मांगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप पुरअमन रहेंगे, तो आप लोग तैयार होंगे इस तहरीरी जमानत के देने के लिए? नरीदा, आज खान साहब ने एक बड़ा कैटेगोरिकली अपनी स्टेटमेंट दी है कि आज हैंडलर्स पे, ब्यूरोक्रेट्स पे और तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जितनी भी है उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसके साथ खड़े होते हैं। और इवन अदलिया से भी मुखातिब होके कहा है खान साहब ने कि हम पुरअमन तौर पे आ रहे हैं, ठीक, और पुरअमन ही रहना चाहते हैं। सर, ये तो खान साहब कहते रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब शेख रशीद के और बाकियों के बयानात भी तो है ना। तो रिटर्न गारंटी अगर सुप्रीम कोर्ट में मांगते हैं या अदालत मांगती है, बात सुने ना, जब लीडर ने कह दिया तो हमने उसको फॉलो करना है कि बाकी एक्सपाइर करना है। खान जहाँ नीचे खड़ा होगा तो सब नीचे देखेंगे, वो छत पे कंटेनर पे खड़ा होगा तो कंटेनर पे देखे। फॉलो किसको करना है? हमने तो खान को करना है। ठीक है, बात समझने की करो ना। बात ये है कि हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, और कभी हमने नहीं कहा कि ये पाकिस्तान हमारा नहीं है। हम कहते हैं ये पाकिस्तान है ही हमारा, और इसके एक गमला भी जो टूटेगा ना, वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो हम समझते हैं कि वो भी हमें दुख होगा। गमला भी हमारे मुल्क का है, उसका जो नुकसान होगा वो भी है, और ये मुल्क के अवाम है, उन्हीं के लिए तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और है क्या रूल ऑफ लॉ, है क्या मांग क्या रहे हैं, और क्या रिट ऑफ द गवर्नमेंट मांग रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब अमेरिका की बहुत मुकम्मल देखे ना, आपने इनको देखो ना, ये 2 बंदे हैं, आपने 2 बंदे बिठाए, पीपल असूली तौर पे गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई है। आपने मेरे सामने 2 बंदे बिठा दिए, एक पीपल्स पार्टी एक नून लीग का। असूली तौर पे मुझे उठ जाना चाहिए। आपको एक वक्त में एक बंदा बिठाना चाहिए कि आप जिसको आप वो अपना, क्योंकि आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, आपके नंबर्स बंद हो गए थे, आपने वीडियो पे तशरीफ लाना था इसलिए। लेकिन आप अपना मौकिफ दीजिए, आपको भरपूर वक्त दूंगी।
हाँ तो फिर मुझे अपना टाइम देना, 2 के मुकाबले में 1 है ना। आपको भरपूर वक्त मिल रहा है, मुकाबले में अमजद खान साहब भरपूर वक्त मिल रहा है, बल्कि मुझसे शिकवा करते हैं। आप बहुत सुने, हमारे कहने का मकसद नहीं आपको नहीं, मोहसिन साहब को, राना मकबूल साहब को बोलते थी बहुत समय करे ना, आप थोड़ा सा ब्रेक तो फिर लगाए ना, बात सुने ना जी। अमजद साहब आप मुकम्मल करें। क्या आए हैं अमेरिका की धूम पे, आप बैठे हैं हमारे सर पे, और असेंबली को आपने बना दिया मकबूजा। आपने देने दी वोट को इज्जत, आपने दी नोट को इज्जत। अब जब नोट को जब आपने सियासी में महंगा महंगा लगा दिया, पंजाब उधर लोटे, उधर तो चलो फारिग हो गए, 25 लोटे हैं उधर अपने लाहौर के अंदर। वो उधर कौन सा होटल जहाजों पे चढ़ा के आए थे, को भी गंदा कर दिया कि वो पत्रियां भी धोने पड़ेगी, वो गंद इतना मचा के। अच्छा तो जो वो पॉलिटिक्स की है, जो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही लोगों के एतबार उठ गया कि ये वो पॉलिटिक्स है, ये गंदगी है। ठीक है, देखिए बात सुने, अगर आपने मुल्क को सॉवरेन रखना है, पार्लियामेंट को सॉवरेन रखना है, आपने आर्टिकल 65 कहाँ किया, 69 कहाँ किया, आर्टिकल 5 के ऊपर तो क्या जजमेंट आई है, ओपिनियन। वो हम बिल्कुल अदलिया के भी एहतराम करते हैं। 63A के ऊपर जो ओपिनियन आई है, वो कहते हैं ना मरने के बाद जो है, मरीज के मरने के बाद आप दवाई मिली है, चलो वो जो लोटे, एक लोटे को आपने अपोजिशन लीडर बना दिया, एक लोटे को आपने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बना दिया, वो समीला को कलीमुल्ला, कलीमुल्ला समीला खेलना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा सिस्टम चलेगा पाकिस्तान की आवाम से, और ये इसको आप जो रोकना चाहते हैं कि नहीं रोक सकते। ठीक है अमजद खान साहब, आपका जवाब आ गया। राना मकबूल साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं यही करना चाहता हूँ कि जो खान साहब सियाने आदमी हैं, जो एग्रेशन ये शो कर रहे हैं, इसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बात एक दानाई की उनके सामने पेश की गई है, उस पर गौर करें। वक्त है अभी भी, कल सुप्रीम कोर्ट में आना, सब स्टेक होल्डर ने पेश होना है, गवर्नमेंट ने भी पेश होना है, इन्होंने भी पेश होना है। वहाँ को अपना ऐसा मौकफ दें कि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा फैसला कर सके। अगर आप उनको भी नाराज करना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने आपका ख्याल भी रखा है, आपके मुखालफों को उन्होंने सजाएं भी दी हैं बड़ी टिका के, जिसके बारे में अब लोग रिपेंट कर रहे हैं, तो उसका आप फायदा लें कल से। और अगर पीसफुली ये सेटल कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत अच्छा होगा मुल्क के लिए, कौम के लिए। आप एहतजाज करें, जो उन्होंने हुक्म देना है उसको ओबे करना है ना हर एक ने। अगर आप नहीं भी मानेंगे, किसी की बात मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन और ऑर्डर को आप वायलेट नहीं कर सकते। इस गलत फहमी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आमिर जाद साहब, हसन साहब भी मौजूद हैं, लेकिन ताहिर आलम साहब काफी देर से आप खामोश हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है बजरिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आप समझते हैं कि ये एक टेक्निकल टर्म्स में या एक प्रोफेशनल टर्म्स में ये साउंड अप्रोच है? मेरा ख्याल है कि हमने जो सीखा है पूरा लॉ एंड ऑर्डर को डील कर करके, वो सबसे पहले मुज़ाकरात की बात होती है। हम बेशक अपोनेंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बेशक वो बात ना करना चाह रहा हो, फिर भी उससे बात करते हैं। हम मोडेलिटीज तय करते हैं कि कब आओगे, किस रूट से आना है, किस जगह आना है। इमरान खान साहब अगर बात करने के लिए तैयार नहीं, तो पीटीआई की सेकंड ईयर क़यादत है। आज राना सनाउल्लाह साहब के साथ कमरजमान कायरा साहब बैठे थे। इस किस्म के लोगों को बीच में शामिल करें, और आप कम से कम ये तय कर लें कि आप आएंगे तो पुरअमन रहेंगे और इस जगह आएंगे, इधर नहीं जाएंगे, वगैरह वगैरह, जिससे माहौल खराब ना हो। फरमा रहे थे कि जी हम कंटेनर्स को उड़ा के रख देंगे, मशीनरी लेके आएंगे। ये बातें डेफिनेटली फोर्सफुली इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो अब अच्छा, एक और भी हुकूमतों का जो मसला होता है कि देखते ये हैं कि जब लोगों से एक तय हो जाता है माहदा, फर्ज किया डीसी लेवल पर, चीफ कमिश्नर लेवल पर या गवर्नमेंट के वज़रा तय कर लेते हैं, तो कोई फरीक जो है उससे डिविएट कर लेता है, वो हट जाता है, वो बात नहीं मानता, वो कहता है ठीक है मैं रहूंगा, तो कश्मीर हाईवे पर वो आ जाता है डी चौक में। इस तरह की हमने माजी में चीजें देखी हैं। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गई है, तो मेरा ख्याल है कि कल इस तरह का कोई फैसला हो जाना चाहिए कि जो भी उन्होंने अपना एहतजाज करना है वो करे, और पुरअमन तरीके से और ख़ास जगह पर करें, लोगों को तकलीफ ना हो, ये कम से कम तकलीफ हो आम आदमियों को, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है वो लोगों को आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देता है। और हाँ, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने की भी इजाज़त देता है। तो सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जो कि मेरा ख्याल है कि
अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट कुछ बेहतर तय कर देगी, लेकिन ये बात गवर्नमेंट को शुरू कर देनी चाहिए थी आज से 10-15 दिन पहले ही। हाँ, एंगेज करना शुरू कर देना चाहिए था। ये बिल्कुल ये बड़ी अच्छी और बड़ी सेंसिबल बात है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जी, लसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक। मेरे साथ ताहिर आलम साहब, सेंट्राना मकबूल साहब, हसन मुर्तजा साहब, आमिर ज़िया साहब और अमजद अली खान न्याय साहब मौजूद हैं। लसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। जो आप फरमा रहे थे इलेक्शन का, उसका राना मकबूल साहब ने जवाब दे दिया कि जी इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट पे खुद कह चुका है कि हम 7 महीने से पहले करवा नहीं सकते। मैंने भी आपसे यही अर्ज की कि ये तो एक लंबा प्रोसीजर है कि जी गवर्नमेंट एक स्टेप पीछे ले, हट जाए, डिसॉल्व कर दे, असेंबली डिजाइन कर दे, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, बट अभी तो इमीडिएट कल का मार्का दरपेश है। इसके लिए क्या बेहतरी की तरफ कोई मिडिल ग्राउंड नजर आता है आमिर ज़िया साहब आपको? मिडिल ग्राउंड तो एक जो चीज इमरान खान साहब को मुतमईन कर सकती है वो एक ही है कि किसी तरह से मतलब है कि कोई आप केयर टेकर सेटअप हो जाए कि इंतखाबात 6 महीने बाद होते हैं, 3 माह बाद होते हैं, वो एक अलग बात है। इनमें हमारे प्रोविजन भी नहीं है, 3 माह की केयर टेकर गवर्नमेंट आती है अमूमन, तो उसमें जाहिर है कि आपको कोई और मतलब है सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी ताकि आप इस एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करें। बात ये कि ये मैंने कहा कि नॉर्मल हालात नहीं है, ये नॉर्मल इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बयानिया बनाया है उसमें उन्होंने हक बातिल की लड़ाई साबित कर दी है और उसको बहुत सारे पाकिस्तानी यकीन करते हैं। अरे उसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल दुरुस्त है या गलत है, ये हम नहीं, मैं उनकी बात करूं जो उनके चाहने वाले हैं, और उसकी वजह से लोगों में मोबिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रही है जो हमने माजी में बहुत कम देखी है। तो ये कुछ हकीकतें हैं। अरे उसके साथ साथ हमने देखा कि इदारे मुतनाज़ा बन गए हैं, तो जितना ज्यादा आप ड्रैग करेंगे सियासत की गैर-यकीनी सूरत हाल को, उतना ज्यादा रियासत पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए, मईशत के लिए नुकसानदेह है। तो हमें कोई मिडिल ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि जिसपे कंसीड हुकूमत भी करेगी। इमरान खान भी अगर उनको फौरन इंतखाबात नहीं मिलते, कम से कम उनको ये मिलना चाहिए कि जो 2 वोट पे हुकूमत कायम है ये ना रहे और उसकी जगह कोई और मतलब है कोई और कंसेंसस हुकूमत आ जाए। क्या जरूरी है कि वही मुतनाज़ा चेहरे आए या कम से कम ऐसे चेहरे आ जाए कि जिन पे मुकदमात ना हो, कि जिनके नाम साफ हो। कोई कहीं तो आप लीवे देंगे ना कि आप ये नहीं कर सकते कि आप उन लोगों को मुसल्लत कर दें कि एक ही खानदान के लोग जो मतलब है जिन पे बड़े बड़े मुकदमात है, मैं दोहराऊंगा नहीं, वो फिर वो कहेंगे जी जाली थे और झूठे थे और फला थे, वो एक अलग बात है। दुनिया भर की सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में ये होता है कि अगर आप मुतनाज़ा हैं, आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते जब तक आप अपना नाम क्लियर नहीं करते। हमारा वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर आप देखिए काबीना के मोर देन 50% लोगों के ऊपर जो है मुकदमात हैं, नामजद है। मैं एक बात और कहूंगा, वो जो आपने बिल्कुल सही कहा था गरीदा साहब, वो जो बात हो रही थी कि खवातीन के ऊपर इल्जामात के ऊपर और प्रोपेगेंडे पे, मैं 1 मिनट लूंगा उस पर। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तारीख में लिखा हुआ है, और हमारे राना साहब ज़ाहिर के बहुत मोहतरम है, इन्होंने कहा कि गालिबन इनकी लीडरशिप में ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने खुद वो जलसे राना साहब अटेंड किए हैं, आपके कानों से धुआं निकलने लगे कि जो ज़बान बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ नून लीग के जलसों में इस्तेमाल होती थी और स्टेज पे नवाज शरीफ साहब होते थे, मैंने खुद इन गुनाहगार कानों से सुना। हमें पता है हुसैन हक्कानी साहब को हायर किया गया था, लीफलेट्स गिराए गए थे नुसरत भुट्टो साहिबा के ऊपर, तस्वीर उनकी जाली गिराई गई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। हमें याद है, तारीख पे है, वो आप लोगों को, वो बहुत सारे सहाफ़ी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई क्या हुआ था। ये बातें मफरूज़े नहीं है, और हमारी साउथ एशिया की सियासत में जलसा जुलूस में इस किस्म की जुमलेबाजी होती है, और लेकिन यहाँ पर अब भी मरियम के साथ वही किया जाए, ये इसका मतलब है। कैन टू रॉन्ग्स जस्टिफाई दिस थिंग? मैं हिमायत नहीं करता, मैं आपकी बात से पहले तो नहीं मान रहा। कैन टू रॉन्ग जस्टिफाई दिस थिंग? कभी तो इम्प्रूव करना कि नहीं करना है। भुट्टो साहिबा पे मुबैना तौर पर उनकी तस्वीर हेलीकॉप्टर के जरिए गिराई गई, तारीख का हिस्सा है। अब आप ये कहें कि जनाब ऐसा नहीं हुआ, तो खुदा के लिए प्रूफ है। मैं सपोर्ट नहीं करता कि जो मतलब है किसी भी खातून, आप बड़े सीधे सहाफी हैं, इसलिए जरा थोड़ी सी बात दो ठोस सबूत के साथ करनी चाहिए। अगर सबूत है तो आप नहीं रहते, मैं आपसे मुझे नहीं थे वो कोई ठोस सबूत कर रहे थे। आप तो काम नहीं है ना जी, लोगों को प्रोपेगेंडा तो आपका काम नहीं है ना जी। हमने आंखों से देखा, इजाजुल्लाह उनके साथ खड़े होते थे, ज़ियाउल साहब की कमर पे जो आप और 20 साल पीछे चले जाए, यूब खां की कहानी फिर निकाली जा सकती है कि फातिमा जना साहब उसने ये किया था। ये बात ठीक नहीं है, आगे बढ़े आप। अगर कोई गलती हो गई है, जो कि मैं तो नहीं मानता कि हुई है,
अगर मैंने कहा गलती तस्लीम आंदा के करें, लिए सच के तौबा ऊपर करें, बात आगे बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं अपने हुआ, आप को रिफॉर्म करें। आप जैसे पढ़े लिखे सहाबियों का ये काम नहीं है कि बार बार तीली लगाते रहें और उसके ऊपर तेल डालते रहें। आपके साथ सारे साथी बैठे हुए हैं, हम तो सुलह और प्यार की बातें कर रहे हैं कि आपस में बैठ जाए, स्टेक होल्डर तय कर लें। आप फिर वही आग लगा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। नहीं, वो रिकॉर्ड दुरुस्त, आमिर साहब मेरा ख्याल है कि रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे थे। आमिर साहब आपका लास्ट कमेंट करें हसन साहब की तरफ। आगे आइए ना, फिर रोको ना उसको कि मरियम नवाज के बारे में ऐसी बातें ना करें। चलिए जी आगे। आमिर साहब जी मैं ये अर्ज कर रहा था, देखिए मैंने पहला जुमला यही कहा था कि हमें खवातीन का क्या हजरात का भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन आज चले हम माजी की बात नहीं करते। आज मौलाना फजल रहमान किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें अपने जलसों में, उनकी पार्टी के लोग क्या इस्तेमाल करें, नून लीग के बाद अफराद क्या इस्तेमाल करें। अभी हम माजी बहुत पीछे नहीं जाते, माजी करीब पे देखते हैं। खुद इमरान खान साहब की बेगम साहिबा के बारे में किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई इमरान खान साहब के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये बात जो खान साहब ने कही है ना, आज तक किसी ने किसी के बारे में नहीं कही। आप जरा गौर से देखें कि गैरतमंदों का मुल्क है, तो बात बर्दाश्त कर सकता है। ये दोनों ने कही है कि तेरा खामन नाराज हो जाएगा, ये बात करने वाली है। आपको पता नहीं इस बात की इंटेंसिटी क्या है? क्यों, क्या मतलब बात क्या नहीं, मैंने बड़ी तहजीब के दायरे में हकीकत पे फैक्चुअल बात की है और मैं ये बात करूंगा, बार बार करूंगा। आप इसके ऊपर वो नाराज होने की आपको सबूत लाना पड़ेगा। अभी हुई है ये अमर साहब सबूत नहीं है, मान देंगे। हमारी साउथ एशिया की सियासत में बदकिस्मती है, ये जबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, हमें अपने टेम्पर लूज नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारी सियासत अशराफिया जो है, आप देखें गरीदा साहब, आपको पता है कि जिस तरह की वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, जिस तरह से जबान इस्तेमाल करते हैं, वो क्या जो जरदारी साहब के खिलाफ इस्तेमाल करते थे नवाज शरीफ साहब, वो क्या हमें नहीं पता पेट फाड़ने की बात शहबाज शरीफ साहब करते थे। ठीक है अमीर खान साहब, आपका लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी। यहाँ से आगे बेहतरी की तरफ, मिडल ग्राउंड, क्या आप लोग एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं? अगर गवर्नमेंट भी पीछे हटती है, वो एक कदम पीछे क्या हो सकता है? या कौन बहुत आगे जा चुकी है, पीछे कहाँ हटने को तैयार है? यहाँ तो फैसले होने हैं। हम तो देखो, हमारा सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन और साफ इलेक्शन। मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे अमजद खान साहब? मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? मुज़ाकरात हम एक सूरत में कहेंगे कि कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है आउट ऑफ द बॉक्स हम बैठेंगे और वो हमारी लीगल टीम बैठेगी। खान साहब ने बिल्कुल, खान साहब का सिंगल एजेंडा स्टेटमेंट है कि आप इलेक्शन डेट और नेशनल असेंबली डिसॉल्व करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान साहब, न्याजी साहब, आमिर ज़िया साहब, सेंट्राना मकबूल साहब, ताहिर आलम साहब साबिक IG इस्लामाबाद, और हसन मुर्तज़ा साहब जिनका एंड पे स्काइप कनेक्शन डिस्टर्ब हो चुका था। खुदा करे कि पाकिस्तान और यहाँ की रहने वाले तमाम शहरी आइन और कानून की हुदूद की पासदारी करते हुए न सिर्फ खुद भी महफूज रहें बल्कि एक दूसरे की जानों को महफूज रखें। सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर कल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी है। देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है इस हवाले से। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।